नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 33 अहम फैसलों पर लगी मुहर। इन्वेस्टर समिट दिसंबर में कराने की मंजूरी। सीएम धामी का आज एक दिवसीय दौरा, शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। अधिकारियों संग यात्रा को लेकर होगी समीक्षा बैठक। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का हल्द्वानी दौरा, नगर निगम में मेयर और पार्षदों ने किया स्वागत। स्वयं सहायता समूह की स्टॉल्स का किया निरीक्षण। रुद्रपुर पुलिस ने लूट की घटना के आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 जुलाई को वारदात को दिया था अंजाम। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार, प्रदेश आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर। भूस्खलन से कई रास्ते बाधित, कुमाऊं में कई जगह जनजीवन प्रभावित। हल्द्वानी में बहने वाला शेर नाला उफान पर। अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। बता दें कि दोपहर 1:15 पहुंचेंगे भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम। भाजपा कार्यकर्ता करेंगे सीएम धामी का जोरदार स्वागत। बता दें दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे ओम पुल निकट डेम कोठी, जहां पर शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत और वृक्षारोपण में करेंगे प्रतिभाग। बता दें अतिथि गृह में सीएम धामी कांवड़ यात्रा पर करेंगे समीक्षा बैठक। उसके बाद मुख्यमंत्री शिव भजन संध्या में करेंगे प्रतिभाग। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज लाइव जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या बताना चाहेंगे? सीएम धामी का ये दौरा है, एक दिवसीय हरिद्वार दौरा जो है कांवड़ियों का स्वागत पे करेंगे। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किस तरह का कार्यक्रम सीएम धामी का है? जो 12:30 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए, जहां 12:45 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भल्ला इंटर कॉलेज है वहां पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो कार के द्वारा जो राज्य का अतिथि गृह है डैम कोठी वहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं पर ही उसके समीप ही जो ओम पुल है उसके निकट ही जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शिव भक्त जो कांवड़ी है उनका स्वागत का एक कार्यक्रम रखा गया। उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखेंगे। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी 4 बजे से 6 बजे तक जो राज्य अतिथि गृह है वहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कांवड़ जो मेला है उसको लेकर जो हरिद्वार के जो आला अधिकारी है उनके साथ एक औपचारिक जो बैठक भी कर सकते हैं जी। उसी के बाद जो मुख्यमंत्री जो शाम का जो 6 बजे का समय रखा गया मुख्यमंत्री का, उसमें एक शिव संध्या के नाम से जो पुलिस विभाग ने एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लिए जो शिव संध्या के नाम से एक कार्यक्रम रखा है उसमें भी मुख्यमंत्री प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो व्यवस्था है उसको लेकर जिला अधिकारी और एसएसपी ने भी सुबह जो है को लेकर जो कार्यक्रम जो स्थल है उसका एक जायजा लिया है और चप्पे चप्पे पर भी जो पुलिस व्यवस्था है उसको बना रखा है। जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी है, जो जितने भी जवान है वो तैनात किए गए हैं जी। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि ये खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर आज सीएम धामी की बैठक है कांवड़ियों को लेकर और उनका एक दिवसीय हरिद्वार दौरा आज है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला इन्वेस्टर समिट पर लिया गया है। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में इन्वेस्टर्स समिट को मंजूरी दी गई है। दिसंबर में इन्वेस्टर समिट कराया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ ही विनय शंकर पांडे ने ये भी बताया कि इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए एक हाई पावर समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। साथ ही इन्वेस्टर समिट के प्रचार प्रसार के लिए रोड शो किए जाएंगे। ये हमारी इन्वेस्टर समिट एमओयू ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब तक जो धरातल पर न उतरे तो उसकी कोई बहुत अधिक विशेष महत्व नहीं होता है। तो ये ग्राउंडिंग का हम लोगों का है कि हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में ज्यादा दिखेगा धीरे धीरे। तो ये टारगेट रखा गया है कि अगले 3 से 4 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आए। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इन्वेस्टमेंट का मूल उद्देश्य हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। कितने अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाए, डायरेक्ट रोजगार दे पाए, इनडायरेक्ट रोजगार दे पाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम धामी मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। बता दें कि भाजपा सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली रखे थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद है, जबकि अभी भी 4 मंत्री पद खाली हैं। इन मंत्री पद को भरने के लिए पिछले 1 साल से चर्चाएं हैं, लेकिन अब तक मंत्री पद को नहीं भरा जा सका। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार एनीमिया मुक्त भारत को लेकर निरंतर दावे कर रही है, जबकि हाल ही में आए सरकारी आंकड़े के मुताबिक 50% बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार इस बीमारी को लेकर निरंतर प्रयासरत है। सरकारी जो कि आंकड़े आए हैं उसका भी यही कारण है कि हम स्क्रीनिंग अधिक मात्रा में करा रहे हैं, जिसके चलते परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही है। परिस्थितियों के मद्देनजर जो भी एक्शन लेना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हम लोग तेजी ला रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हल्द्वानी नगर निगम में मेयर सहित पार्षदों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद ने महिला स्वयं सहायता समारोह के समूह के द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। जिसके बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सबसे पहले जो नवाचार हमारे हल्द्वानी नगर निगम ने यहाँ शुरू किया वह निशाने के रूप में, और जिस प्रकार से उनके माध्यम से राजस्व बढ़ा है, उनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, और जो हमारे काम हैं उसके ऊपर भी उनकी निगरानी जिस प्रकार से हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सुंदर प्रयोग हमारे उत्तराखंड के लिए है। उम्मीद कर रहा हूं कि इसी प्रकार से और अन्य निकाय भी इसको स्वीकार करेंगे और अंगीकृत करेंगे।
रुद्रपुर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपी एक महिला का पर्स छीनकर भाग गए थे, जिसके बाद सिडकुल चौक पंत नगर में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आते दिखे, जिन्होंने तेजी से बाइक चलाकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं लूट करने वाले लुटेरे भी गिरकर चोटिल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उधम सिंह नगर में भर्ती कराया गया। बीते दिनों 4 तारीख को जब जानलेवा हमला किया था, महिला से पर्स छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देकर, उसके बाद आक्रामक और जानलेवा हमला करके हमारा सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग करने वाले सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करके घातक करने वाला जो अपराध हुआ था, ये सभी आपको पता ही है। उस अपराध में संलिप्त एक अभियुक्त को हमने आज फॉर्मल रूप से गिरफ्तार करके उसको वो कर दिया है। आज जो है हमने उसको जेल भेज रहे हैं। देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की की मां ने अपने ही पति के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी घर से फरार हो गया है। एसपी सिटी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के अनुसार आरोपी पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 8-9 साल से शारीरिक संबंध बना रहा था, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सबको ऐसा इतना बड़ा ये जो है बादनी है, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनका पति उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो है शोषण करता आ रहा था। पिछले 8-9 साल से लगातार शोषण किया जा रहा था और इस संबंध में जब उसकी बेटी द्वारा उनको ये बताया गया तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है पॉक्सो की विभिन्न जो सुसंगत धाराएं हैं उसको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह सड़कों पर रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी एक बड़ी समस्या है। यातायात संबंधी नियम कानूनों का पालन नहीं करने पर जहां एक ओर वाहन सवार और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का जीवन खतरे में बना रहता है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट अवश्य पहने, चौपहिया वाहन चालक और सवार सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कभी ना करें, तेज ड्राइविंग ना करें और अपनी लेन में ही चलें। ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन करें, निर्धारित जगहों पर ही पार्किंग करें, नशा करके वाहन कभी ना चलाएं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे देश में औसतन प्रति घंटे 18 लोग, प्रतिदिन 432 लोग और प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी अति आवश्यक है। याद रखिए, हर एक जीवन कीमती है और सड़क पर यात्रा कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का इंतजार कोई ना कोई घर पर कर रहा होता है। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक बने, यातायात के नियमों का पालन स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यातायात पुलिस विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। बागेश्वर के जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा अपने आवास पर मृत अवस्था में मिले, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो इनके जो स्टाफ है, इनका ड्राइवर है वसंत, उन्होंने आवाज़ वगैरह भी लगाई। तो जब उन्होंने, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा बंद था अंदर से, बाहर वाला दरवाज़ा, सॉलिड वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, तो उन्होंने अंदर से देखा कि नीचे पड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर चेक किया बॉडी को, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं था। तब उन्होंने तुरंत प्रशासन को और पुलिस को खबर की, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका डेथ पाई गई है। इसमें क्या कारण रहे, क्या हुआ, ये क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें जो है पीएम के बाद ही पता चल पाएंगी। प्रथम दृष्टया अभी जैसे कि मुझे बताया गया है कि जो बाहर का दरवाज़ा है वो बंद था, तो उसको देखते हुए अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रथम दृष्टया अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उत्तराखंड के रामनगर से खबर है, जहां गुरुवार शाम को देवीपुरा बासीटीला इलाके में खेत की मेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिनमें दो पक्षों के 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक 7 महिला की मौत हो गई। साथ ही उसका एक बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका काशीपुर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में मृतका के बेटे ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। कल बासीटीला में दो मतलब गुटों में संघर्ष हो गया था मेडिको विवाद को लेके। इस संबंध में एक महिला पार्वती देवी की इलाज के दौरान डेथ हो गई थी और पार्वती देवी के बेटे की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया था थाने में, और उसमें हमारे द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र में शेर नाला इन दिनों उफान पर है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियां और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं एक कार चालक शेर नाले में फंस गया। स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला, वहीं उसकी कार नाले में बह गई। पुलिस ने यातायात पूर्ण रूप से बंद कर दिया। जलस्तर कम होने के बाद ही यातायात सुचारू किया जाएगा। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार हैं, जिसके चलते आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने के कारण भूस्खलन से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। साथ ही पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के कारण उत्तराखंड के समस्त नाले और नदियां उफान पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भारी बारिश के संकेतों के बाद आपदा प्रबंधन ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। प्रबंधन ने समस्त जिलों के अधिकारियों को 10 जुलाई तक अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो आज की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें धारचूला में एक जगह ज़्यादा पानी आने की वजह से एक ट्राली, जो आवागमन के लिए ट्राली होती है, उसके क्षतिग्रस्त होने की हमारे पास सूचना है। तो हमारा एक दल उसके निरीक्षण के लिए वहाँ पे निकल चुका है। उसके अलावा जो हमारे पास आज की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 बॉर्डर रोड हमारे क्षतिग्रस्त हैं, मतलब आवागमन के लिए बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवेज हमारे आवागमन के लिए बाधित हैं और 1 से 11 विलेज रोड आवागमन के बाधित हैं। उसके अलावा और जगहों पर स्थिति सामान्य है। कहीं ऊपर से, अगर जैसा आप बता रहे हैं, ऊपर से कोई पानी का बहाव अगर कोई नीचे आया होगा तो अभी उसके बारे में हमारे पास अभी कोई क्षति की और अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं। मॉनसून का सीजन शुरू होते ही जोशीमठ में भू धसाव का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को एक बार फिर से डर सताने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने जो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार को भेजा था, अभी तक उस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार को सवालों की कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र को खत्म करने की साजिश भाजपा ने की है। महारा का कहना है कि 175 दिन से ज्यादा का समय जोशीमठ की घटना को हो गया है और आज भी वहां के लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। है 175 दिन से ज़्यादा हो गए जोशीमठ के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं
और आप अगर मेरे पुरानी क्लिपिंग्स निकालेंगे, मैंने उसमें भी कहा था सरकार अंग्रेजों की तरह कर रही, इस बात को लंबा खींचेगी, लोग थक हार जाएंगे, और जो औना पौना उनको राहत सरकार देगी उसमें लोगों को कंप्रोमाइज करने होगा। उसी तर्ज पर सरकार काम कर रही है। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशी मठ को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रखी। लगातार शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, लगातार हिंदुत्व का अपमान कर। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहर बनती दिखाई दे रही है। बता दें, हरिद्वार के लक्सर में रुक रुक करते हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि कई गांवों में तो बरसात का पानी घरों में भर चुका है। वहीं किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद होकर डूब चुकी है और नष्ट होने की कगार पर है। हम देखते हैं आकर के खेतों पर, देखते हैं चारों तरफ पानी पानी बरस रहा है। ये रुक रुक कर बारिश हो रही है, पानी इतना आ रहा है कि हमारी गन्ने की फसल जो गन्ना बोया गया था वो भी ख़त्म हो गया। और भाई जो हमारी मुंजी पौध बोई थी, पौध भी ख़त्म हो चुकी है। आगे पौध लगने का भी वो नहीं है कि हम पौध भी लगाते हैं, इतना पानी आ रहा है। प्रदेश में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश का अब कहर भी देखने को मिल रहा है। अगर बात लक्सर की जाए तो लक्सर क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जिनमें भारी बारिश के चलते पानी घुस चुका है। अगर बात वहीं किसानों की जाए तो किसानों की फसलें भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से कि वो तस्वीरों में दिखाएं कि चारों ओर जो गन्ने की फसल है, चेरी है, धान है, पूरी तरीके से वो है जलमग्न हो चुकी है। चारों ओर पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की, किसानों से हमारी बात हुई है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश ऐसे ही लगातार आगे जारी रही तो जो उनकी बची हुई कुछ फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय में बारिश का सिलसिला क्या लगातार ऐसे ही जारी रहेगा या किसानों को बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। फिरोज अहमद, जन टीवी। भारी बारिश होने के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। वहीं मानसून में होने वाले लैंडस्लाइड से चार धाम यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से तैयार है। लैंडस्लाइड इलाकों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित करके जगह जगह जेसीबी की तैनाती की गई है, जिससे चार धाम यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्लिप जोन्स। वो जब तक उनका ट्रीटमेंट ना हो जाए वो हर साल बंद होते हैं। तो वहां पे हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन एडवांस में किया हुआ है। चार धाम के जितने प्रोजेक्ट हैं वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारों की अपनी मशीनें हैं, जेसीबी की हैं, और उसको खोलना उनकी ड्यूटी है। बट विभाग ने भी एडिशनली अपनी जो है विभागीय जेसीबीज भी उनके साथ रिइंफोर्स कर रखी हैं। रुड़की में संतर शाह में 1.5 महीने पहले बनी सीसी सड़क अभी से टूटने लगी है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने सहायक अभियंता को बुलाकर सड़क में घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने कमीशन खोरी के चलते पूरी सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो पतंजलि योगपीठ सदयपुर मार्ग पर सड़क बनाई गई थी इनके द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, उसमें बिल्कुल ही घटिया सामग्री लगाई गई है और समय समय पर इसकी तराई नहीं की गई है। जो कि क्रॉसिंग पाइप डालने थे वो भी नहीं डाले गए हैं। इसकी मैंने सैंपलिंग के लिए एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाई रुड़की IIT द्वारा इसकी हम जाँच कराएँगे। मेरे द्वारा जो जांच के लिए मैंने भेजा था गाजियाबाद के लिए, बोला था कि जो श्री राम इंस्टीट्यूट है वहाँ से इसकी जांच हो। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा हो पूरी सड़क एक बारिश के अंदर ही उधड़ गई है, उसकी बजरिया बाहर आ गई है। जो घरों में लोगों के पानी भर चुका है, ना कोई नाली की व्यवस्था है, ना उसकी कोई पानी निकास की कोई व्यवस्था की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा। ये अपना पतंजलि सैदपुर नाम से रोड सेक्शन है। इस रोड पे कुछ ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि इस पे कुछ जो है
बगल में डैम बनाए गए वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ पानी निकासी के लिए नाली में कुछ कमी है, वो देखने आए हैं और जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।